डिफरेंशियल एम्पलीफायर, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम बेसिकली करते क्या हैं, हम यहाँ पे बीजेटी और मॉसफेट डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात करेंगे। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में डिफरेंट चीज़ क्या है जो कि नॉर्मल बीजेटी एम्पलीफायर में वो चीज़। तो देखो, नॉर्मल बीजेटी जो एम्पलीफायर होता है, अगर मैंने मान लो मैंने उसको एक साइन वेव दिया तो वो क्या करेगा, साइन वेव को एम्पलीफाई कर देता है। तो अगर साइन वेव के साथ में अगर नॉइज भी अब ऐड हुई है, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द बीजेटी एम्पलीफायर, दैट व्हेन वी गिव द इनपुट एज अ साइन वेव देन द नॉइज एडिटिव इज ऑल्सो गेट एम्पलीफाइड। तो उससे क्या होती है, प्रॉब्लम्स जो होती है और एग्रावेट हो जाती है। जबकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नॉइज जो है वो तो अगर दोनों टर्मिनल पे जाएगी, तो फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि हमारा जो इनपुट था वो पहले टर्मिनल पे Vin1 था, दूसरे टर्मिनल पे Vin2 था। तो अगर मैं टोटल इनपुट की बात करता हूँ पहले टर्मिनल पे, तो वो Vin1 डैश हो गया, दैट इज Vin1 प्लस Vn और Vn2 इतना हो गया, ठीक है। और अगर मैं Vd बात करता हूँ तो Vn1 माइनस Vn1 डैश माइनस Vn2 डैश विच इज इक्वल टू Vn1 माइनस Vn। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉइज का जो नॉइज है वो क्या हो गई, उसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया, Vn दोनों जगह से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब आउटपुट से हम आउटपुट पे भी क्या होगा, जब इनपुट पे ही नॉइज नहीं है तो आउटपुट पे भी नॉइज नहीं होगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सो नाउ लेट्स सी द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दो तरीके डिफरेंशियल एम्पलीफायर है कि जिसमें करंट हम बाइसिंग जो होती है वो करंट से करते हैं, ठीक है। करंट सोर्स लगा दिया, तो करंट सोर्स लगाने का मतलब है कि दोनों जो ट्रांजिस्टर है उससे हम एक फिक्स्ड करंट को, या मैं कह सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर ब्रांच से मैं एक फिक्स्ड करंट इंश्योर कर सकता हूँ विच इज इक्वल टू IE। दूसरा तरीका होता है बाइसिंग करने का कि मैं एक रजिस्टर लगाऊं और नीचे माइनस VEE का सप्लाई दे दूं, एंड दिस VEE इज इक्वल टू these both arrangements are matched, that's why these VCC and VEE are equal। तो मैं यहाँ से इस तरीके से भी मैं क्या कर सकता हूँ, VEE को IEE को कंट्रोल कर सकता हूँ थ्रू दिस रजिस्टर RE। तो अगर मैं इन दोनों अरेंजमेंट में फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो इस जो करंट IEE है उसका जो इम्पीडेंस है वो कितना RE है, जबकि यहाँ पे जो करंट IEE है उसका इम्पीडेंस कितना इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यही फ़र्क है। और अब देखो ये RE है, ये आया कैसे, जैसे हमने ऊपर वाला अरेंजमेंट देखा था तो RE है, ठीक है। और जब हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाते हैं तो एक सिमिलर अरेंजमेंट इधर वाला लेते हैं जो कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ भी इस ब्रांच में भी RE रेजिस्टेंस होगा। तो जब हम इन दोनों करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाने के लिए, तो बेसिकली जो नीचे के दोनों RE होते हैं और एक सिंगल RE बनाते हैं। So input can be applied either on the both terminals or on the one terminal. Similarly output can also be taken from the one terminal or both terminals। और उसके बेस पे क्या करते हैं हमारे यहाँ पे इन केस ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर चार तरह के कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं। पहला होता है कि डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब हमने दोनों एंड पे इनपुट दिया और दोनों एंड से आउटपुट लिया तो उसको हम कह देते हैं कि बैलेंस्ड आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है। जब हमने डुअल इनपुट दिया, मतलब दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे इनपुट दिया लेकिन हम आउटपुट एक ही टर्मिनल से ले रहे हैं, तो उसको हम कह देते हैं अनबैलेंस्ड आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। और जब हम सिंगल इनपुट दे रहे हैं, मतलब एक टर्मिनल पे इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आउटपुट हम दोनों टर्मिनल से ले रहे हैं, तो उसको हम कह देते हैं कि सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट टर्मिनल। और जब हम एक टर्मिनल पे इनपुट दे रहे हैं और एक टर्मिनल से आउटपुट ले रहे हैं, तो वी कॉल दैट एज अ सिंगल अनबैलेंस्ड आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिजाइन? First and very paramount requirement is that both the devices, be it the BJT or FAT, they should be of the same size, they should be made up of the same material, okay, or the amplifier are well matched, okay। और जो VCC और VE का जो हम बात कर रहे थे, they should be equal in their magnitude। अगली चीज़ है कि जिनके जो कलेक्टर रजिस्टर्स है RC, उनका वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। नाउ
What are the advantages of using the differential amplifier in place of the simple amplifier? फर्स्ट थिंग हमने पहले ही देख लिया कि जो नॉइज का इफेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। अगली चीज़ है कि गुड गेन अच्छा मिलता है हमको। मतलब ऐसा नहीं कि हमने नॉइज का इफेक्ट हटा रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा गेन रिड्यूस हो जाता है, नहीं, गेन उतना ही मिलता है और नॉइज का इफेक्ट एडिशनली ये रिमूव कर देता है। अगली चीज़ है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैन बी एडेड डायरेक्टली इन मल्टी स्टेज एंड नो नीड ऑफ कपलिंग कैपेसिटर्स विच इज नीडेड इन एम्पलीफायर स्टेज। इसका मतलब कि बहुत हमें ज़्यादा गेन की ज़रूरत है और तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफायर्स को हम मल्टी स्टेज में लगाते हैं, कास्केड करते हैं। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर को जब आपस में कास्केड किया जाता है तो उनको कैपेसिटर से कास्केड नहीं किया जाता, उनको डायरेक्टली कास्केड कर दिया जाता है। जबकि हमने देखा था कि ये जो कैपेसिटर्स की जरूरत पड़ रही थी ये जरूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स की कैस्केडिंग में। ओके, अगला एक एडवांटेज होता है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज एबल टू एम्पलीफाई बोथ द डीसी एज वेल एज एसी सिग्नल्स। ओके, नाउ लेट्स गो इनटू द डिटेल डिस्कशन ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ये इसका सर्किट अरेंजमेंट है, हमने सेकंड वाला सर्किट अरेंजमेंट चूज किया है। तो हम इसका जब एनालिसिस करते हैं तो शुरू में हम मानते हैं कि दोनों टर्मिनल पे हमने टर्मिनल्स जो इनपुट के टर्मिनल उनको हमने ग्राउंड कर दिया। तो इस कंडीशन के लिए जो आउटपुट है वो भी बेसिकली जीरो आना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम मानेंगे कि भाई नॉइज का इफेक्ट तो कम से कम रिड्यूस कर रहा है। फॉर द जीरो इनपुट आउटपुट शुड ऑल्सो बी जीरो। सो लेट्स सी कि विल दैट बी द केस और नॉट। सो हमने क्या करेंगे, पहले हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो हमने ये केवीएल इक्वेशन लिखा है इस लूप में, तो यहाँ से मैं आई लिख दूंगा, ये आराम से लिख दिया मैंने। उसके बाद आई कैन से सेफली दैट अगर बोथ द ट्रांजिस्टर मैच्ड है तो IE1 ये वाला IE1 और ये वाला IE2 जो होगा दोनों बराबर होंगे, which would be equal to IE/2. Okay, now if I consider for a moment that beta is very large, because of that IB current flowing through it is 0, so I can say that IC1, और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि कलेक्टर करंट और जो इमिटर करंट है दोनों ही ट्रांजिस्टर्स में वो क्या है, इक्वल है, which is equal to IE/2. So in this way if I wrote the V01 and V02 then I can safely write this and this. Now if I put this and this equation number 2. Now if I calculate the V0 then V0 would be V02 minus V0. So तो I can तो इसका वैल्यू 0 आया, तो I can say that there is no output for the 0 input. It means that this differential arrangement is rejecting the common mode signal which is noisy here. Okay, so that's the case. यहाँ पे हमने इनपुट, अब देखते हैं हम कॉमन मोड सिग्नल। कॉमन मोड क्या है कि अब की बार हम जीरो इनपुट नहीं दे रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनको मैं कोई सेम ही इनपुट दे रहा हूँ, VCM। ओके, सो इस केस में भी आउटपुट तो हमारा जीरो ही आना चाहिए। सो लेट्स सी दैट। तो हम इसमें भी सिमिलरली KVL लिखेंगे, या मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। आई कैन राइट द वोल्टेज ऑफ एयर, इफ आई कंसिडर द वोल्टेज ऑफ एयर एज VP। तो अगर मैं VP का वैल्यू, तो VP माइनस VE, दिस इज VP, दिस इज VE, करंट IE का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आ गया। अगर मैं यहाँ का वोल्टेज मैंने VP लिख लिया, अब VP को मैं लिख सकता हूँ VCM माइनस VB। तो IE का मुझे पता है IE/2 ही होगा, और IC1 इज इक्वल टू IE1। ये सबको अगर मैं बराबर मानता हूँ तो ये वैल्यू आराम से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से भी अगर मैं देखता हूँ तो V02 माइनस V01 का जो वैल्यू है ना वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एम्पलीफायर मोड सिग्नल मोड when it operates in the differential mode. Okay, so basically in a differential case it rejects the common mode signal. Okay, now let's see the practical case, in what happens in a practical case. Okay, so हमें पता है कि प्रैक्टिकल टर्म्स पे ना तो केवल जीरो ही इनपुट होता है, ना ही कॉमन मोड ही होता है, दोनों होते हैं एक्चुअली। कॉमन मोड में बेसिकली जो नॉइज वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती है, तो इसमें सब चीज़ें होती है कॉमन मोड में। मतलब ये जो प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है उसमें कॉमन मोड प्लस डिफरेंशियल मोड दोनों होते हैं। सो हम मान लेते हैं कि लेट की कॉमन मोड वोल्टेज है वो 1 वोल्ट का है, और हम क्या करते हैं डिफरेंशियल इनपुट देते हैं। मान लो मैंने इनपुट टर्मिनल्स पे हमारा डिफरेंशियल इनपुट
वन टर्मिनल वी इन टू वाले टर्मिनल पे मैंने डिफरेंशियल इनपुट जो दे दिया। ओके, तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि यहाँ तो वी इन वन का वैल्यू मेरा 2 वोल्ट हो गया और यहाँ पे मेरा वी इन टू का वैल्यू 1 वोल्ट रह गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से तो इजीली राइट कि दोनों जगह वोल्ट, यहाँ तो दोनों जगह 0.7 ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अगर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये अगर इसके अनुसार मैं यहाँ वीपी का वैल्यू लिखता हूँ तो वीपी का वैल्यू आ जाएगा मेरा वी इन वन माइनस 0.7 विच इज 1.3 वोल्ट। और अगर इस तो वीपी का 0.3 वोल्ट से वैल्यू को माना जाए कि कौन सा वैल्यू लिया जाए एक तरीके से वीपी का वैल्यू। तो अगर मैं देखो सीधी सी बात है, अगर मैं 2 वोल्ट वाले को मानता हूँ तो यहाँ का वोल्टेज 1.3 वोल्ट अगर मैं लेता हूँ उसके अनुसार, तो जब मैं 1.3 वोल्ट यहाँ का मानता हूँ और मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि मेरे को मान लो वीपी भी पता है दैट इज 1.3 वोल्ट और 1 वोल्ट ही पता है, तो इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ना वो एक्चुअली माइनस 0.3 वोल्ट हो गया। तो क्या हुआ उसकी वजह से, ये जो Q2 है वो कट ऑफ में चला गया, क्योंकि अगर तुम्हारा VBE है उसका वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब तुम्हारा इमिटर जंक्शन है वो भी रिवर्स बायस में है, कलेक्टर जंक्शन तो पहले से ही रिवर्स बायस में है, इसका मतलब दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में, तो मतलब में चला गया हमारा Q। जिस साइड इनपुट वोल्टेज होगा उस टर्मिनल को हम रेफरेंस लेते हुए उससे हम वीपी कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम वीबी इस वाले ट्रांजिस्टर का वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड द रीजन एंड दिस इज इनवेरिएबली कम्स एज द कट ऑफ रीजन। तो वीपी का वैल्यू मैंने इतना माना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एक बात कर सकता हूँ कि अगर Q2 कट ऑफ रीजन में है तो इसका मतलब है कि यहाँ से तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, एंटायर करंट वुड फ्लो थ्रू द Q1। तो वही मैं कह रहा हूँ कि IC1 इक्वल टू IE2 है बेसिकली, या IE2 है, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से V01 का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो VCC माइनस IC1 इंटू RC, IC1 का वैल्यू तो IE है क्योंकि सारा करंट इधर से फ्लो हो रहा है, तो V01 का वैल्यू मेरा इतना आ जाएगा। V02 में मुझे पता है कि IC2 का वैल्यू तो 0 क्योंकि करंट V02 का वैल्यू मेरा VCC आ जाएगा। नाउ इफ आई कैलकुलेट द V02 माइनस V01 तो मेरा जो आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, IE इंटू RC। ठीक है, सो व्हेन द डिफरेंशियल इनपुट इज वेरी लार्ज, तो हम कहते हैं कि जब डिफरेंशियल इनपुट बहुत ज़्यादा होता है, इस केस में क्या होता है कि इतना सेंसिटिव होता है ना, इतने माइन्यूट लेवल पे यूज होता है कि इवन 1 वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज अ लार्ज वोल्टेज। ओके, बिकॉज हम जनरली लोग इलेक्ट्रॉनिक में क्या करते हैं, तो अगर मैं 1 वोल्ट अप्लाई किया ना तो वो भी ज़्यादा हो गया एक तरीके से। सो ओनली 1 ट्रांजिस्टर, तो जब भी अगर वोल्टेज ज़्यादा है, वेरी लार्ज वोल्टेज होता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, अगर डिफरेंशियल वोल्टेज का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है जैसे कि 1 वोल्ट एंड सो, तो 1 ट्रांजिस्टर इज ऑन एंड अदर ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ रीजन। ओके, अगर हम यहाँ पे 2 वोल्ट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट बंद हो जाता है, ये चालू रहता। स्टोरी इज दैट कि अगर हम बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल रखते हैं दोनों इनपुट टर्मिनल्स के बीच में, तो एक जो ट्रांजिस्टर है वो तो ऑन रहता है और दूसरा ट्रांजिस्टर बिल्कुल ऑफ हो जाता है, और उसकी वजह से सारा करंट एक ही ट्रांजिस्टर के थ्रू फ्लो होता है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इनपुट वाला केस देखते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या किया कि अभी हमने देखा कि लार्ज की वजह से तो क्या होता है, दोनों ट्रांजिस्टर काम नहीं करते, तो डिफरेंशियल इनपुट लेते हैं, लेट्स से दैट डेल्टा वी। ओके, तो मैंने मान लिया कि कॉमन मोड के ऊपर मैं प्लस डेल्टा वी करता हूँ और कॉमन मोड से मैं माइनस डेल्टा वी करता हूँ, क्योंकि दोनों का पोलैरिटी तो अलग ही होना है डिफरेंशियल के केस में। ठीक है, अगर दोनों का पोलैरिटी सेम हो गया तो ये पूरा ही कॉमन मोड हो जाएगा। अब देखो, मुझे एक चीज़ पता है यहाँ से कि तो एक चीज़ यहाँ से हम आराम से देख सकते हैं, वो क्या है कि देखो IC का फॉर्मूला ये तो हमें पता है, IC इक्वल टू IS ई रेज़ टू पावर VBE अपॉन V बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने अगर मान लो इधर तो हमने काइंड ऑफ VB बढ़ेगा ना, मान लो मैं इसको जो VP है उसको मैं फॉर द टाइम बिंग कांस्टेंट मानता हूँ कि नियरली कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसके कंपैरिजन में देखता हूँ तो ये जो VB है ये थोड़ा सा बढ़ेगा और ये वाला VB है वो थोड़ा सा घटेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके थ्रू जो करंट होगा वो भी डेल्टा I से थोड़ा सा बढ़ेगा, जबकि इसके थ्रू जो करंट होगा वो डेल्टा I से घटेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको
फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि डेल्टा आई सी कितना होगा, जी एम टाइम्स डेल्टा वी बी। मतलब डेल्टा अगर डेल्टा वी बी बढ़ रहा है तो डेल्टा आई सी भी बढ़ेगा, और अगर डेल्टा वी बी घट रहा है तो डेल्टा आई सी भी घटेगा। ओके, दैट इज द केस। सो इफ आई कंसिडर देन डेल्टा आई सी वन का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, जी एम टाइम्स डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी पी, क्योंकि वी बी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, तो वी वन मेरा कितना हो जाएगा, बेसिकली वी बी वन मेरा हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी पी, क्योंकि वी सी एम को मैं कॉमन ले रहा हूँ, वी सी एम को ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। और डेल्टा आई टू का वैल्यू मेरा हो जाएगा जी एम माइनस डेल्टा वी पी। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, आई सी टू का वैल्यू और आई सी का वैल्यू मेरे हो गया। और मुझे पता है कि जितना आई सी वन इंक्रीज होना चाहिए उतना ही आई सी टू डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि तभी तो मेरा आई जो मेंटेन रहेगा। तो आई सी टू इज इक्वल टू, आई कैन सेफली राइट एज अ माइनस आई सी डेल्टा आई सी टू, कि इंक्रीमेंट इन द आई सी शुड बी इक्वल टू द डिक्रीमेंट इन द आई सी टू। तो अगर मैं दोनों को जब इक्वलाइज करता हूँ और वो करता हूँ तो मुझे एक चीज़ पता चलती है कि डेल्टा वी पी जो है उसका वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो टर्मिनल है वो काइंड ऑफ वर्चुअली ग्राउंड है, ठीक है, इस फॉर द स्मॉल सिग्नल के लिए, ठीक है। तो अगर ये वर्चुअली ग्राउंड है, सो वी पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर द स्मॉल इनपुट सिग्नल डेल्टा वी। तो आई कैन से दैट कि वी पी वाला जो ये वाला वोल्टेज है ये नियरली कॉन्स्टेंट रहता है अगर स्मॉल वोल्टेज को अगर मैं अप्लाई कर दोनों टर्मिनल्स पे। तो अगर मैं V01 का वैल्यू फाइंड करता हूँ अभी, तो आई कैन ईजिली राइट कि VCC माइनस आर सी टाइम्स करंट IC1, और V02 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो V01 को जब मैंने लिखा आगे डेल्टा V01 लिखा मैंने कि इस पहले वाले केस से कितना ज़्यादा, तो इतना आ गया, डेल्टा V0 मेरा इतना आ गया। तो मैंने डेल्टा V आउट लिखा मैंने, तो मेरा या मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा V01 लिखा मैंने, तो इतना आ रहा है। तो जब हमने V01 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, V01 अपॉन डेल्टा V, तो हमें कितना गेन मिला, GM इन टाइम्स RC। सिमिलरली हम V02 बाई डेल्टा V भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका वैल्यू हमें GM2 बाई RC मिलेगा। और अगर मैं V02 माइनस V01 अपॉन के हमारी डिफरेंशियल आउटपुट है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2GM RC डेल्टा V। और डेल्टा V कितना हो जाता है मेरा VID, VID कितना होता है मेरा डिफरेंशियल इनपुट कितना हो जाएगा V इन माइनस V इंटू। देखो दो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करने वाली, जो VID होता है हमारा इनपुट डिफरेंशियल इनपुट, वो होता है V इन वन माइनस V इंटू, और जो हमारा डिफरेंशियल आउटपुट होता है वो होता है V02 माइनस V01। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अगर पॉजिटिव आउटपुट चाहिए तो भाई साहब यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, ठीक है। तो अगर V01 ना, जो V इन वन से क्या होगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। सिमिलरली सेम इज द केस विद द V02। तो अगर हमें पॉजिटिव आउटपुट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, इसी तरीके से एक ऑपोजिट सा लेना पड़ता है। तो VID कितना हो जाएगा मेरा V इन वन माइनस V इन टू, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा V माइनस डेल्टा V टू डेल्टा V। तो मैं गेन कितना लिखूँगा मेरा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि V02 माइनस V01 अपॉन V इन वन माइनस V इन टू, उसका वैल्यू GM टाइम्स RC आ जाएगा। तो इसका जो गेन का वैल्यू है वो कितना है, सेम एज ए सिंगल एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर, जो सिंगल कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है ना, उसका गेन भी इतना ही होता है। लेकिन एडिशनल एडवांटेज क्या हुआ फिर इस अरेंजमेंट को यूज करने का, कि यहाँ पे जो कॉमन मोड का इफेक्ट था ना वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका लार्ज सिग्नल एनालिसिस, लार्ज सिग्नल ऑपरेशन करते हैं इसके ऊपर। चलो, तो पहले हम करते क्या हैं इसका लार्ज सिग्नल ऑपरेशन में, कि एक टर्मिनल पे V1 आउटपुट दिया, दूसरे पे V01 V02 आउटपुट ले रहे हैं VCC, ठीक है। अब VID का वैल्यू हम निकालेंगे, तो VID का वैल्यू तो हमें पता है कि V इन वन माइनस V इन टू होता है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो V इन वन प्लस VB2 प्लस VB1 प्लस VP मैं आराम से लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से VB1 का वैल्यू कितना लिख सकता हूँ, V इन वन माइनस VP। सिमिलरली फॉर द VP, तो IC का करंट में कितना लिखता हूँ, हमें पता है IC का वैल्यू तो ये होता है IS टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ VB अपॉन VT। तो VB की जगह अगर मैं ऊपर वाले वैल्यू करता हूँ तो मेरे को IC1 और IC2 का वैल्यू आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो
इज इक्वल टू IS2 इज इक्वल टू IS होगा, क्योंकि BJT तो सेम ही मटेरियल से बने हुए हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो मैं अब VBE1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से देखो, तो VT ln IC1 अपॉन IS, VBE2 का वैल्यू, तो अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूँ नंबर 3 पे कि V1 मतलब दोनों जगह VP का वैल्यू तो दोनों तरीके से सेम होना चाहिए ना, तो मैंने वही किया है कि V1 माइनस V1 इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू V2 माइनस VBE2। मैं VBE1 और VBE2 के ऊपर से वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो मेरे को कितना मिल जाता है कि V1 माइनस दिस वैल्यू विच इज़ वैल्यू ऑफ VBE1, V2 माइनस दिस वैल्यू विच इज वैल्यू ऑफ VBE2। और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो V1 माइनस V2 का वैल्यू मेरे को इतना मिलता है, जिसको मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो इतना आ जाता है। ठीक है, इसको अगर मान लो इक्वेशन नंबर 1 भी कह देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब मैं IC1 का वैल्यू जो है यहाँ से IC2 और VID के टर्म्स में लिख सकता हूँ, तो IC1 का वैल्यू मेरा इतना लिख दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 से लिखा है मैंने। अब मुझे एक चीज़ पता है कि IC1 लगभग IE1 ही है, और सिमिलरली IC2 भी लगभग IE2 है, और मुझे पता है IE1 प्लस IE2 तो IE है, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ IC1 प्लस IC2 इज इक्वल टू IEE। ये दूसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको मैं दूसरा इक्वेशन कह रहा हूँ। अब इक्वेशन नंबर आप ये वाला IC1 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, तो यहाँ से हमें IC2 का वैल्यू मिल जाएगा जो कि A है। ठीक है, और जो ये IC2 का वैल्यू है, इसको आप जब कैलकुलेट कर लिया ही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करो और यहाँ से आप IC1 का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो वो इतना मिल जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करते हैं वो, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले वाले केस में क्या VID जो है उसको बहुत बड़ा रखता हूँ मैं, किससे, VT से। तो मैं ये जब केस रखूँगा तो देखो VID बहुत बड़ा है VT से, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी लगभग इन्फिनिटी आएगा, तो IC2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जबकि IC1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, IEE हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो IEE वैल्यू हो जाता है। तो वही वाला केस है कि IC1 अगर मेरा VID बहुत बड़ा है VT से, VID का वैल्यू कितना मेरा V1 माइनस V2, तो अगर V1 माइनस V2 का वैल्यू VT से बहुत बड़ा है, तो आई कैन से दैट IC1 तो ऑन होगा, लेकिन IC2 क्या होगा, कट ऑफ रीजन में होगा और वो ऑफ होगा। और हमने देखा था भी ये केस पहले भी कि देखो किस तरीके से लार्ज इनपुट के लिए केवल एक ही ट्रांजिस्टर ऑन रहता है। तो यहाँ पे अगर लार्ज इनपुट है, क्योंकि अगर VID बहुत बड़ा हो गया VT से, तो वो तो लार्ज इनपुट हो गया ना, तो उस केस में क्या होगा, IC1 ऑन हो जाएगा, चीज फ्लो होगा दैट इज IE, और IC2 से 0 फ्लो होगा। ठीक है, तो और हम इसका अपोजिट केस भी लिख सकते हैं कि मान लो VID बहुत छोटा है VT से। ठीक है, फॉर एग्जांपल VID इज इक्वल टू -10T है, तो उस केस में क्या होगा, V0 जो पहला वाला ट्रांजिस्टर वो ऑफ हो जाएगा और दूसरा वाला ट्रांजिस्टर होने का मतलब दूसरा फ्लो होगा दूसरे ट्रांजिस्टर का वोल्टेज। तो अगर हम इन दोनों केसेस का जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें इस तरीके का ये दोनों कर्व मिलते हैं, ये दोनों कर्व मिलते हैं। अब देखो इन दोनों कर्व से में हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, देखो ये इनपुट वोल्टेज है इधर V1 माइनस V2 इज इक्वल टू VID, तो VID का वैल्यू जब 0 है, ठीक है, VID का वैल्यू मतलब 0 है, मतलब कॉमन मोड इनपुट है, इस केस में हमारे कंडक्टर से वो कितना हो रहा है, दोनों से बराबर करंट फ्लो हो रहा है IE/2। और जब मेरा अगर V1 माइनस V2 बहुत बड़ा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मतलब मेरा VID बहुत बड़ा है VT से, मतलब ये वाला सिचुएशन, उस केस में क्या होगा, जो मेरा IC2 है वो तो 0 हो जाएगा, IC2 का कर्व ये रहा, वो तो 0 हो जाएगा, और मेरा IC1 है उसका करंट IE हो जाएगा, दैट इज द केस। और जब मेरा VID बहुत छोटा है 1 से, तो इस तरह देखो मेरा IC2 जो है इस बार ICC हो गया, और जब मेरा IC1 वो 0 हो गया। ठीक है, आउटपुट का भी मैं लिख सकता हूँ कि अगर मेरा V1 माइनस V2 है, जब मेरा इसका वैल्यू 0 है, इसका मतलब कोई भी डिफरेंशियल इनपुट नहीं है, तो उस केस में जो मेरा आउटपुट आएगा वो कितना आता है, दैट इज कमिंग नियरली 0 बिकॉज दिस पॉइंट इज 0 फॉर द आउटपुट। और जब मेरा V1 माइनस V2 वैल्यू बहुत बड़ा है, तो मेरा V02 V01 जो कि आउटपुट है, उसका वैल्यू मेरा लगभग RC इंटू IE आता है। जबकि अगर मेरा V1 माइनस V2 का वैल्यू बहुत छोटा है, तो इसका वैल्यू माइनस RC इंटू IE आता है। सो यहाँ पे देखो, अगर हमें प्रॉपर रीजन में ऑपरेट करना है तो हमें इस लीनियर रेंज में ही ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर प्रॉपर ऑपरेशन डिफरेंशियल एम्पलीफायर शुड ऑपरेट इन अ लीनियर रेंज,
इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर रेंज में काम करने के लिए हमारा जो VID है, इनपुट डिफरेंशियल है, उसका वैल्यू VT/2 से कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा रेंज है वो कितना होता है, VT/2 होता है। तो अगर हमारा VT/2 से कम है तो हम लीनियर रेंज में ऑपरेट करेंगे, वरना तो हमारा जो हम नॉन लीनियर रेंज में चले जाएंगे। तो लीनियर रेंज हम बढ़ाना है कि थोड़े और रेंज के लिए हमें लीनियर रेंज चाहिए। लीनियर रेंज का जो एक्सपेंशन है वो हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए। दैट कुड ऑल्सो बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ दिस RE। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस RE ऐड करेंगे, लेकिन इसका डिसएडवांटेज होगा कि इसकी वजह से जो गेन है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, बेसिकली लीनियरिटी बढ़ा लेकिन गेन घट गया, वही लिखा हुआ है। अभी हम DC एनालिसिस करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। अगर मैं DC एनालिसिस करता हूँ तो आई कैन इजीली डू दैट। DC एनालिसिस मुझे पता है जितने भी AC ये दोनों इनपुट है उनको तो मैंने 0 रख दिया, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, KVL लिखता हूँ। इस वाले लूप में मानो मैं KVL लिखता हूँ, तो यहाँ से मैं IE का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और जब मैं इसको, तो ये मेरा R1/β DC है। मुझे पता है β/DC/R1 का वैल्यू तो बहुत छोटा RE से। जब मैं इसको नेगलेक्ट करता हूँ तो मेरा IE का वैल्यू ये आ जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि VEE और RE इन दोनों का अगर मैं अच्छे से वैल्यू सेलेक्ट करके मैं IE का वैल्यू कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ थ्रू दिस ट्रांजिस्टर। दिस इज इम्पोर्टेंट। VEE क्या है मेरा, ये रहा, और RE क्या है मेरा, ये रहा। इससे मैं क्या सेलेक्ट कर सकता हूँ, IE का वैल्यू। ओके, कोई भी IE का वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये वाला इक्वेशन यहाँ से हम ये चीज़ आई। हैंस बाय सेलेक्टिंग अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ RE वी कैन ऑब्टेन द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द इमीटर करंट फॉर द नॉन VEE। ओके, और यहाँ से अगर मैं VCC का EC का वैल्यू मुझे पता है वो इतना आता है, IC का वैल्यू IE है, तो मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ उसका वैल्यू। तो मेरा ये आएगा VCE का वैल्यू। तो इस तरीके से मेरे को क्या मिल गया, IC का वैल्यू मिल गया था, VC Q का वैल्यू मिल गया, तो मेरे को IC Q और VCQ आराम से मिल गया। ओके, नाउ द स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन फॉर अ डिफरेंशियल इनपुट। ओके, हाँ, अभी AC एनालिसिस की बात करेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। तो देखो, हम एक चीज़ यहाँ से नोट कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पे कोई भी इनपुट देते हैं तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलता है ना, वो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड मिलता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमें करंट या जो भी वोल्टेज होता है वो सेम टू सेम मिलता है विदाउट एनी फेज शिफ्ट में, मतलब यहाँ से यहाँ में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि मान लो देखो, देर आर सम अदर थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे जो बुक्स हैं उसमें अलग अलग तरीके से एनालिसिस किया है। किसी में RPi मॉडल माना है, किसी में RE मॉडल मान लिया उन्होंने, किसी ने हाइब्रिड H वाला मॉडल मान लिया। लेकिन द क्रक्स ऑफ द स्टोरी दैट कि आप कुछ भी कोई भी मॉडल मान लीजिए, आपने अगर एक मॉडल मान के सोल्व किया है, पूरे पैरामीटर निकाले हैं, तो दूसरे मॉडल में भी जस्ट आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, एक मॉडल से दूसरे मॉडल में शिफ्ट हो सकते हो। तो हमें जब मॉडल को शिफ्ट करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, उनको पहले देख लेते हैं। देखो, पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है स्मॉल सिग्नल में, मान लो हमने पहले RPi मॉडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो RPi मॉडल में क्या है, इन GM और RPi के बीच में रिलेशन है। अगर मैं GM टाइम्स RPi करता हूँ तो उसका वैल्यू जो है ना, GM टाइम्स RPi का वैल्यू बीटा आता है, मल्टीप्लाई बाय RPi, इसका वैल्यू मेरा बीटा आ जाता है। ठीक है, GM टाइम्स RPi का वैल्यू मेरा कितना हो गया, बीटा हो गया। तो ये इनका रिलेशन है, RPi GM इंटू VPi। ये तो करंट है, करंट तभी बनेगा जब GM VPi वोल्टेज से मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ ये जो RE मॉडल में क्या हो रहा है, ये बीटा RE है और ये कितना है, बीटा IB है। ठीक है, यहाँ बीटा है तो ये बीटा क्या होता है, करंट गेन होता है, और मैं कहूँगा कि न्यूट्रल होता है। तो इसको करंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो करंट आएगा, बिल्कुल। तीसरे में क्या है, यहाँ पे HI है और यहाँ पे HF इंटू IB है। अब देखो, इन तीनों को मैं इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये तीनों साइड है ना, उनको आप इक्वेट कर सकते हो। तो आई कैन इजीली राइट कि RPi इज इक्वल टू बीटा RE इज इक्वल टू HI। ओके, मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि तीनों मॉडल में RPi इज इक्वल टू बीटा RE इज इक्वल टू HI, इधर वाली साइड बराबर होगी। ठीक है,
और मैं सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ, इधर वाली साइड को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जी एम इंटू वी पाई, जो कि मैं जी एम इंटू वी बी भी है, इज इक्वल टू बीटा आई बी इज इक्वल टू एच एफ इंटू आई बी। और इन दोनों से मैं ये लिख सकता हूँ सिंपली बाय देख के कि क्योंकि दोनों में आई बी तो कॉमन है, तो बीटा इज इक्वल टू एच एफ ई, तो ये फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू एच एफ ई। और एच आई का वैल्यू भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ से। देखो एच आई का वैल्यू मैं कितना लिखूँगा, एच आई का वैल्यू मेरा आर पाई होता है, ठीक है, एच आई का वैल्यू मेरा आर पाई है। और मुझे पता है कि जी एम, अब देखो इन सबको जब हम इक्वेट करते हैं तो हमें कुछ एक दो इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलते हैं जिनको ध्यान रखो। जी एम इज इक्वल टू 1/r ही होता है, या फिर आप लिख सकते हो कि बीटा बाय आर पाई, जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि जी एम इंटू आर पाई इज इक्वल टू बीटा होता है। तो जी एम को मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि बीटा बाई आर पाई, या फिर मैं आर पाई को लिख सकता हूँ कि बीटा बाई जी एम। ओके, और जी एम को मैं ये भी लिख सकता हूँ कितना, बीटा है उसको मैंने एच एफ ई लिख दिया, आर पाई को मैंने एच आई लिख दिया इस यहाँ से, तो मैं लिख सकता हूँ कि एच एफ ई अपॉन एच आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो हैं याद रखो, आप किसी भी मॉडल में कैलकुलेट कर दो। मान लो हमने इस मॉडल किया और तो हम आराम से, मान लो एग्जामिनर ने इसके पैरामीटर दिए तो वी कुड इजीली ड्रॉप फर्स्ट दीज पैरामीटर्स एंड देन गो फॉर दी कैलकुलेशन, दैट्स इट। तो इस एनालिसिस को अच्छे से देखो। अब देखो डिफरेंशियल इनपुट के लिए मैं देखता हूँ कि डिफरेंशियल इनपुट के लिए मेरा कितना, पहले हम डिफरेंशियल गेन के लिए सोल्व कर रहे हैं। अब देखो मैं डिफरेंशियल गेन के लिए जब सोल्व कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा जो VS1 होगा और जो VS2 होगा उसका पोलैरिटी अलग अलग होगा। तो मान लो मेरा VS1 का कुछ वेव फॉर्म ऐसा है और VS2 का वेव फॉर्म मेरा कुछ ऐसा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो आउटपुट का वेव फॉर्म होगा V01 का वो कुछ ऐसा होगा, इससे 180 डिग्री आउट ऑफ शिफ्ट, और इसका V02 का आउटपुट कितना होगा, इससे 180 डिग्री आउट ऑफ शिफ्ट। जबकि यहाँ से जो करंट फ्लो होगा उसका करंट का वेव फॉर्म इसी करंट के वेव फॉर्म के बराबर होगा, यहाँ करंट का वेव फॉर्म भी कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ जो करंट का वेव फॉर्म होगा वो इसके साथ फेज में होगा। सिमिलरली यहाँ पे तो अगर जब ये VP पे आके दोनों जुड़ेंगे तो दोनों अपोजिट फेज के हैं ना ये, तो इससे जीरो हो जाएगा करंट। तो RE से कोई करंट फ्लो ही नहीं होता डिफरेंशियल वाले केस में, ठीक है। एज फार एज द बोथ द ट्रांजिस्टर्स आर मैच्ड, RE से कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। जब कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, VP हमारा ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है। तो जब मैंने इसका स्मॉल इक्विवेलेंट बनाया तो मेरा ऐसा बन गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ VP तो मैंने जीरो लिख ही दिया क्योंकि मुझे पता RE से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ग्राउंड हो गया। अब इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, हमने प्रूफ ये देखा हुआ है। देखो किस तरीके से, प्रूफ के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये इक्वेशन लिखना है और इसमें जो वैल्यूज है उसको पुट करते चलो। हमें पता है V1 माइनस V2 इक्वल टू VID होता है, और V1 का वैल्यू VID/2 हो जाएगा तो V2 का माइनस VID/2 हो जाएगा। तो मैं अगर लिखता हूँ KVL लगाता हूँ मैं अगर VP इस वाले पॉइंट पे, तो आई कैन इजीली राइट कि V1 अपॉन R/1 प्लस V2 अपॉन R/2 प्लस का GM1 V1 प्लस GM2 V2 इक्वल टू 0। और अगर मैं आइडेंटिकल वाले केस की बात करता हूँ तो मेरा इतना होता है V1 इज इक्वल टू माइनस V2, तो यहाँ से VP का वैल्यू 0 आ जाएगा। नॉट डिफिकल्ट, ओके, वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट, ओके, सी दैट डेरिवेशन। अब हम इक्विवेलेंट सर्किट, अब जब अगर दोनों ये VP का वैल्यू 0 ही है तो मैं इस दोनों सर्किट को अलग से लिख सकता हूँ और इसको मैं अलग से ग्राउंड कर सकता हूँ, इसको मैं अलग से ग्राउंड कर सकता हूँ, क्योंकि VP का वैल्यू 0 है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उनको इस तरीके से जोड़ के लिखूँ। तो मैंने वही किया है कि आई कुड ईजिली राइट बोथ दी सर्किट्स को मैंने बाइफर्केट कर दिया इस तरीके से। तो मैं V01 और V02 का जब वैल्यू निकालता हूँ तो मेरा V01 का ऐसा आया, V02 का ऐसा है, तो मैं V01 माइनस V02 करूँगा तो ऐसा आएगा। तो जब मैंने V01 माइनस V02 अपॉन VID किया तो मेरा GM माइनस GM/RD आता है। और अगर मेरे को पॉजिटिव गेन चाहिए तो मैं V02 माइनस V01 करना पड़ेगा, तब मेरे को GM/RC में, तो ये मेरा डिफरेंशियल गेन हो गया, ठीक है। अब केस सेकंड में मैं करता क्या हूँ कि मैं एक ही इनपुट पे मैं इनपुट देता हूँ, दूसरे को मैं ग्राउंड कर देता हूँ। अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मैंने दोनों को अलग अलग ड्रॉ किया, इस तरीके से सर्किट ड्रॉ किया, तो मैं V01 का वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये आएगा। और V1 का वैल्यू है मेरे पास, और मेरा V02 का वैल्यू इतना आ रहा है, तो मैं अगर VOD निकालता हूँ तो मेरा वो इतना आएगा, ठीक है। तो VOD अपॉन V1 कितना हो जाएगा मेरा इतना, तो V1 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, VID/2 है मुझे पता है, तो V0D अपॉन VID कितना हो जाएगा, गेन कितना हो गया, आधा हो गया डिफरेंशियल वाले से। जब हमने एक ही टर्मिनल पे इनपुट देते हैं तो हमें गेन भी कितना मिलता है, आधा। डिफरेंशियल गेन हमें कितना मिलेगा, आधा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
देखो यहाँ पे के जो केस सेकंड है इसमें हमने क्या किया, एक ही इनपुट पे हमने एक टर्मिनल पे हमने इनपुट दिया, दूसरे को ग्राउंड कर दिया और हमने आउटपुट डिफरेंशियल लिया है, ठीक है। जबकि हमने पहले क्या किया था, दोनों टर्मिनल जो दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे इनपुट दिया था और आउटपुट डिफरेंशियल लिया था। उस केस में हमारा गेन GMRC आया था, ठीक है। अभी कितना आया मेरा GMRC/2, तो अभी हाफ हो गया ना गेन, तो सप्लाई मैंने हाफ दिया तो गेन भी मेरा हाफ हो गया, ठीक है। आगे क्या सोल्व कर रखा है इसने, इसको फिर से सोल्व कर रखा है कि RE के साथ में, वही है। अगर मैं RE को कनेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। अब तक हमने RE को कनेक्ट नहीं किया था, तो अगर हम लॉजिकली भी सोचे तो RE से तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो हमने पहले भी देखा था कि देखो जब हम AC एनालिसिस करेंगे तो ये वाला तो ग्राउंड हो जाना है, तो ये हो गया, ये VP है हमारा। जब हमने पहले देखा था कि VP का वैल्यू तो 0 आता है, तो RE का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंशियल केस में RE का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, RE लगाओ या नहीं लगाओ। इसीलिए कभी भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल जो एनालिसिस करते हैं उसमें RE का कोई खास रोल नहीं है, कॉमन मोड में इसका रोल है, क्योंकि इससे कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। जब इससे कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा या मैं दूसरे तरीके से, तो RE का कोई मतलब ही नहीं, ये तो एक तरीके से शॉर्ट सर्किट है। दूसरे तरीके से हम ऐसा देख सकते हैं कि VP का हमने वैल्यू देख लिया 0 है, और ग्राउंड का वैल्यू तो हमने देख ही लिया, वो भी 0 है। तो दोनों का जब पोटेंशियल सेम है तो RE का कोई तुक ही नहीं बनता यहाँ पे। तो ये नोट लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि देयर वुड बी नो चेंज इन द डिफरेंशियल गेन ड्यू टू दी RE एज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दी RE। तो जब हमने RE लगाए थे तो भी हमारा गेन इतना आया है कि -GM/RC। ओके, नाउ वी कंसिडर द केस where RE is added to increase the linear region of the operate। हमने पहले थोड़ी देर पहले बात किया था कि अगर हमें इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को अगर लीनियर रेंज में ऑपरेट करवाना है या उसका लीनियर रेंज बढ़ाना है अच्छे से, तो हमें एक रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा एमीटर में, दैट इज इक्वल टू RE। लेकिन हमने साथ में ये भी बात कहा था कि उस RE की वजह से गेन रिड्यूस हो जाता है। तो अब ये चीज़ तो पता है कि इससे लीनियरिटी इंक्रीज होता है, बट लेट्स सी कि हाउ गेन वुड रिड्यूस बिकॉज ऑफ दैट। तो हम अगर इस तरीके से देखते हैं तो मैं गेन का इक्वेशन आराम से लिख सकता हूँ इस केस में, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे हम KVL से लिख रहा हूँ मैं, तो V1 प्लस का V पाई GMR टाइम्स RE इज इक्वल टू 0 टाइम्स, अगर मैं दोनों को जॉइंट करके लिखता हूँ, उधर भी मैंने लिख दिया, और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आई कैन इजीली राइट, ये देखो ये सारा गेन है, इसको आप देख सकते हो। तो मेरे को AT का वैल्यू कितना मिल जाएगा, RC/RE प्लस 1/GM, ठीक है। तो ये मिल रहा। तो एक तरीके से क्या, पहले गेन कितना था, पहले गेन था -RC/1/GM, ये था पहले, बेसिकली पहले गेन यही था जिसको हमने GMRC लिख दिया था बेसिकली। लेकिन अभी गेन कितना होगा, नीचे RC और जुड़ रहा है, तो अभी क्या होगा इन जनरल की गेन का जो मैग्नीट्यूड है वो कम ही हुआ ना, क्योंकि RE जुड़ रहा है, ठीक है। तो गेन रिड्यूसेस एज कम्पेयर टू द केस फर्स्ट। ओके, इनपुट इम्पीडेंस आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं इनपुट इम्पीडेंस को आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से, किस तरीके से। इनपुट इम्पीडेंस मेरा कितना हो जाएगा, V∅/IX, यही तो होगा मेरा। ये मैं कह सकता हूँ कि VX/ ये काइंड ऑफ VX है, तो VX/IX इसका वैल्यू हो जाएगा। VX का वैल्यू मैं आराम से इस टर्म्स में कैलकुलेट कर सकता हूँ इधर से मैं जाके। तो V∅1 का वैल्यू आई कैन राइट एज ए कितना, IX टाइम्स V∅1, और V∅2 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, IX टाइम्स -IX टाइम्स R∅2। R∅1 और R∅2 तो बराबर है, उनका वैल्यू R∅ है, ठीक है। तो मैं आराम से RIN का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैं स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन देखता हूँ कि कॉमन मोड सिग्नल में स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है। अभी तक हमने किस तरीके से देखा कि जो कॉमन मोड सिग्नल है, जब मैं दोनों टर्मिनल पे अप्लाई किया, क्योंकि ये तो सेम सिग्नल है, ठीक है। अब मैं अगर इस सेम सिग्नल को लेता हूँ तो दोनों जगह, अब देखो दोनों जगह पोलैरिटी सेम होगा, दैट यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन मोड वाला केस है ना, तो दोनों जगह पे पोलैरिटी सेम होगा।
तो यहाँ पे जो करंट का वेव फॉर्म आएगा वो भी इसका भी सेम, मतलब 0 डिग्री फेज शिफ्ट, यहाँ से भी 0 डिग्री फेज शिफ्ट। जब ये दोनों जिस पॉइंट पे आएंगे तो ये दोनों एक्चुअली जुड़ेंगे। अब ये आउट ऑफ फेज नहीं है, अब ये दोनों सेम फेज में है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आर ई से जो करंट होगा वो 2IE फ्लो होगा, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, हम आर ई को नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, इस बार आर ई का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जबकि हमने देखा था कि डिफरेंशियल वाले केस में क्या था, आर ई से जो करंट फ्लो हो रहा था उसका वैल्यू 0 था, जबकि इस केस में उसका वैल्यू डबल है, 2IE है। मतलब दोनों का जो IE1 और IE2 दोनों का समेशन होके आर ई से फ्लो हो रहा है। ओके, दैट इज द केस। तो ये आर ई बेसिकली है क्या, ये इस करंट सोर्स का इम्पिडेंस कह सकते हैं हम, ठीक है, इस करंट सोर्स का। या मैं दूसरे टर्म्स में ये भी कह सकता हूँ कि मैंने जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू बाइस किया हुआ है। सो व्हेन द करंट सोर्स हैज इनफाइनाइट इम्पिडेंस, मतलब जब इसकी इनफाइनाइट इम्पिडेंस है, मतलब ये, अब देखो, अब मान लो ये भी तो केस हो सकता है कि जो करंट सोर्स है उसकी इम्पिडेंस जो है इनफाइनाइट हो, मतलब ये आर ई हो ही नहीं। उस केस में क्या होगा, करंट कुछ फ्लो होगा क्या, नहीं करंट फ्लो होगा उस केस में। व्हेन द करंट सोर्स हैज इनफाइनाइट इम्पिडेंस देन इट completely rejects the common mode signal at the output provided that the transistors are matched. Okay, but if the register of the current source is finite which is RE, और अगर हमारा मान लो रजिस्टर इनफाइनाइट नहीं है और करंट सोर्स जो हमारा उसका जो रेजिस्टेंस है वो फाइनाइट है, कुछ RE ही है उसके पैरेलल में, देन कॉमन मोड इज नॉट कम्प्लीटली रिजेक्ट। उस केस में क्या होगा, कॉमन मोड कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं होगा और इस RE की वजह से कुछ इफेक्ट आएगा। सो हेयर द करंट थ्रू द RE इज नॉट जीरो एज द केस वॉज इन द डिफरेंशियल केस। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि क्योंकि यहाँ पे I1 और I2 सेम पोलरिटी के हैं, तो अब इसको हम एनालाइज करते हैं। तो मेरा यहाँ पे VCM इधर से I भी जा रहा है, यहाँ पे मेरा VCM इधर से I भी जा रहा है, ठीक है। इधर से मेरा I आ रहा है, इधर से मेरा I आ रहा है और इधर से मेरा 2IE आ रहा है। VP का वैल्यू मेरा कितना होगा, 2IE इंटू RE, और VCM का मेरा वैल्यू कितना हो गया, मेरा V1 प्लस VP, ठीक है। और मैं अगर यहाँ से VP का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ तो आई कुड, देखो 3 इक्वेशन सबसे पहले हमें ध्यान देना है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, मेरा करंट मेरा इससे फ्लो कितना हो रहा है, इससे ये दोनों का सम होकर करंट फ्लो हो रहा होगा। तो करंट मेरा फ्लो हो रहा है इससे आई तो मेरा ये है ना, ये वाला करंट, ये वाला करंट है मेरा आई मेरा ये वाला करंट है, और इससे जो करंट होगा वो तो 2IE है। तो IE का वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूँ, इससे करंट प्लस इससे करंट, तो IE का वैल्यू मैंने A लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है VP का वैल्यू, VP के वैल्यू को मैं कितना लिखता हूँ, RE टाइम्स 2IE। IE का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड कर चुके, तो मैं VP का वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 है VCM इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, VP प्लस V1। ओके, तो इसकी वैल्यू मेरे कितनी हो जाएगी, इतनी कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं अगर करता हूँ कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, अगर मैं इन सबको मैच्ड मानता हूँ, और R को मैं लिखता हूँ कि बीटा अपॉन GM, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू GM अपॉन बीटा, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। अरे भाई R इज इक्वल टू मैं बीटा बाई GM लिख सकता हूँ, तो ये जो 1/R है उसको मैं कितना लिखता हूँ, GM बाई बीटा। अब GM की वैल्यू तो वैसे ही कम होती है, अब उसको बीटा से और डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब मैं ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करता हूँ तो मेरे को VP का वैल्यू मिल जाएगा कितना, इतना 2GM RE इंटू V, या फिर मैं सिंपली, मैंने देखो इतना नेग्लेक्ट किया, उसकी जगह मैं सिंपली मान सकता था कि जो बेस करंट है उसको मैंने कम नेग्लेक्ट मान दिया एज कम्पेयर टू द कलेक्टर करंट। ओके, तो वो उस केस में भी यही आता है। बेसिकली मैंने इसके थ्रू ये सब कारनामे करके किया यही है कि बेस करंट को इन सोर्ट में मैंने नेग्लिजिबल मान लिया, क्योंकि अगर मैं बेस करंट मानता नहीं तो इससे कोई करंट नहीं आता, बेसिकली GM इंटू V करंट आता मेरा। RE का वैल्यू मेरा GM इंटू V आता, तो VP का वैल्यू मेरा कितना आता, 2RE GM इंटू V, तो वही तो आया 2GM RE इंटू V। ओके, नाउ
पुट द वैल्यू ऑफ वीपी इंटू इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस वीपी के इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करता हूँ तो मेरे को वीसीएम का वैल्यू मिल जाएगा जो कि इतना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वीसीएम का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि इक्वेशन नंबर 4 है, वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं आउटपुट का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ इसके लिए, तो वन साइडेड आउटपुट कैलकुलेट करता हूँ, तो दैट इज टेकन ओनली फ्रॉम दी वन एंड टू सी द ट्रू एम्पलीफिकेशन ऑफ द कॉमन मोड। तो मेरे को V01 का वैल्यू इतना मिला। अब हम यू मस्ट बी वंडरिंग कि why we are taking the output only at the one end, because अगर हमने डिफरेंशियल आउटपुट ले लिया तो उसका वैल्यू तो नियरली जीरो हो जाएगा ना। तो हमें कॉमन मोड के केस में गेन का पता नहीं चलेगा कि जब हमने कॉमन मोड इनपुट दिया तो गेन कितना आया। तो हमने एक ही इनपुट से आउटपुट ले रहे हैं और एक पे ही हमने इनपुट दिया, ठीक है। इसको हम कंसिडर करते हैं। तो ACM को जब मैं कैलकुलेट किया तो ये मेरे को ट्रू गेन होगा कि जब कॉमन मोड के केस में मेरा ट्रू गेन कितना है, तो V01 अपॉन VCM होगा। और जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे को कितना वैल्यू मिल जाता है, ये वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। और ACM का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद में कि माइनस का GM RC अपॉन 1 + 2GM इंटू REE, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे REE का वैल्यू बढ़ता है तो मेरे ACM का वैल्यू घटता है, ठीक है। ACM का वैल्यू घटता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ACM का वैल्यू घटता है इसका मतलब क्या हो रहा है, CMRR का वैल्यू बढ़ रहा है और हमें CMRR का वैल्यू वैसे भी लार्ज ही चाहिए होता है। तो आइडियल केस में क्या होना चाहिए, REE का वैल्यू इनफाइनाइट होना चाहिए। मतलब हमारा जो करंट सोर्स होता है वो जब आइडियल होता है तो उस केस में उसका जो इम्पीडेंस होता है उसके अक्रॉस वो बाय डिफ़ॉल्ट दैट इज़ इनफाइनाइट, ओके। इन आइडियल सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। ठीक है, तो 46 तो ये हो जाएगा REE आइडियल केस में, ओके। तो व्हाट नीड टू बी नोट हेयर इज दैट V02 विल ऑल्सो बी द सेम हेयर। सो अगर हम डिफरेंशियल आउटपुट लेंगे कि V0CM माइनस V0T, तो उस केस में हमारा आउटपुट जीरो आएगा। आउटपुट जीरो आएगा, इसको वो क्या इंडिकेट करेगा कि हमारा कॉमन मोड सिग्नल बिल्कुल रिजेक्ट हो गया। तो हमारा जो कॉमन मोड गेन आएगा उस केस में वो हमारा कितना होगा, जीरो आएगा। उस केस में हमारा CMRR इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच नोट टू बी नोन कि अगर हम डिफरेंशियली आउटपुट लेंगे तो हमारा कितना होगा, मेरा आउटपुट जीरो आएगा, तो आउटपुट अपॉन इनपुट भी जीरो हो जाएगा। तो ACM मेरा कितना हो जाएगा, जीरो हो गया। तो AD अपॉन ACM कितना हो जाएगा मेरा, जो कि CMRR है वो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट इज अ केस ऑफ आइडियल। CMRR मतलब कम्प्लीटली कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट कर दिया है। अब हम क्या चीज़ देखते हैं कि ये तो हमने अब तक देखा कि कॉमन मोड सिग्नल की वजह से। अब मान लो हमने देखा कि मिसमैच है कुछ भी, मान लो यहाँ पे RC है, RC दोनों जगह RC रेजिस्टेंस सेम नहीं है और एक डेल्टा RC से क्या है, मिसमैच है डेल्टा RC के कंपोनेंट से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि इम्पैक्ट ऑफ एनी मिसमैच बिटवीन बोथ साइड इन द कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड गेन पे कितना फ़र्क पड़ेगा इसका, क्योंकि डिफरेंशियल मोड गेन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि V02 का वैल्यू है अब वो RC की जगह RC प्लस डेल्टा RC इतना आएगा अपॉन 1 + 2GM इंटू RE। और V01 का वैल्यू कितना होगा, मेरा पहले की तरह इतना ही आएगा। तो जब मैं V01 माइनस V02 कैलकुलेट करूँगा तो मेरा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का GM डेल्टा RC अपॉन 1 + 2GM इंटू REE, ओके। ACM का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, डेल्टा RC अपॉन 1/GM प्लस का 2 REE। तो ACM का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का डेल्टा RC अपॉन 2 REE। तो ACM का वैल्यू कितना हो जाएगा, मेरा इतना हो जाएगा कि डेल्टा RC अपॉन 2 REE बिकॉज ऑफ। तो ये वैल्यू है अगर हमारा मिसमैच होता है RC में, उसकी वजह से दिस फॉर्मूला नीड टू बी रिमेंबर्ड कि ACM इज इक्वल टू डेल्टा RC अपॉन 2 REE। तो मिसमैच वाला REE पे भी डिपेंड करेगा। तो ACM वाला हमारा गेन इतना है ही। तो CMRR का वैल्यू तो ये होता है, हमें पता है कि मोड AD अपॉन AC होता है। CMRR dB में कैलकुलेट करना हो तो 20 log 10 बेस मोड AD अपॉन मोड ACM, ठीक है। मोड भी आता है, मोड का खेल है यहाँ। तो अब अगर हम देखें कि डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट में कि जब हमने डुअल इनपुट दिया, बैलेंस आउटपुट दिया, तो डिफरेंशियल गेन तो उसका AD इक्वल टू GM टाइम्स RC आता है। और कॉमन मोड गेन कितना आएगा उस केस में, जीरो आएगा, क्योंकि हम दोनों इनपुट दोनों एंड से ले रहे हैं आउटपुट।
और दोनों एंड का आउटपुट नियरली सेम होता है, तो जो कॉमन मोड गेन होगा वो उसका वैल्यू नियरली जीरो होता है। इनपुट इम्पीडेंस 2R पाई होगा, RC होगा। तो इस केस में अगर मैं CMRR की वैल्यू की बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी नियरली इनफाइनाइट। डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट लेता हूँ मैं, मतलब दोनों जगह पे मैंने इनपुट दिया लेकिन आउटपुट मैं एक ही जगह से ले रहा हूँ, तो उस केस में कितना होगा मेरा AD का वैल्यू तो कितना हो जाएगा मेरा हाफ होगा, ठीक है। और मेरा जो ACM है उसका वैल्यू हमने देखा था कि ऐसा आता है कि माइनस का GM RC 1 + 2 GM × RE, ठीक है, इतना होता है। तो मैं आराम से ACM/AD करके वैल्यू कैलकुलेट करके मैं CMRR कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि RE का वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाए, मतलब ऐसा करंट सोर्स लगा हुआ हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया हो, तो इस केस में कितना होगा इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होगा, ACM का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और उस केस में CMRR मेरा फिर से इनफाइनाइट को टेंड करेगा। और जब मिसमैच होता है तो उसकी वजह से कितना होता है डेल्टा RC/2RE। ओके, सो यू कैन ईजिली चेंज द गेन, CMRR एंड अदर इक्वलेंट बाय अप्लाइंग जस्ट द फॉर्मूला। ओके, कि अगर हम और भी जितने भी RE वगैरह उनकी टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। GM की जगह मान लो मेरे को RE की टर्म्स में कैलकुलेट करना, तो सिंपली आई वुड रिप्लेस GM = 1/RE, तो हमारा कम्प्लीटली मॉडल ही चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं CMRR की बात करता हूँ तो देखो, व्हेन द कॉमन मोड इज कम्प्लीटली रिजेक्टेड, तो मेरा कितना होगा, ये कब होगा, जब मैं डिफरेंशियल आउटपुट लेता हूँ, केस फर्स्ट वाला, ये वाला ले रहा हूँ मैं, ये वाला, तो उस केस में हमारा CMRR इनफाइनाइट आ रहा है क्योंकि हमारा ACM है उस केस में वो 0 आ जा रहा है। सेकंड वाला जो केस है ये वाला, कि जब हम अनबैलेंस्ड आउटपुट ले रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, ACM हमारा 0 नहीं हो रहा है। जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू GM × RE आता है, क्योंकि मेरा डिफरेंशियल जो गेन है वो कितना आ रहा है, GM × RC/2 मोड में खेल है ना ये तो सारा, और वो कितना होता है मेरा लगभग RC/2RE। अब ये कैसे आया, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं GM से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो मेरा ऊपर तो RC बचा, ठीक है, और यहाँ बचेगा मेरा 1/GM, और प्लस का यहाँ बच जाएगा मेरा 2RE। अब 2RE के कंपेरिजन में 1/GM तो बहुत छोटा आता है, तो मैं लगभग 2RE ही ले लूँगा, ठीक है। तो वही है, 2RE मैंने मान लिया। इन प्रैक्टिकल केस हम जब भी देखते हैं तो प्रैक्टिकल केस में वी टेक द, मान लो ओप एम्प हमारा एक प्रैक्टिकल केस को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही यूज होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जो आउटपुट लेते हैं वो वन एंड से लेते हैं, ठीक है। तो इन सच सिनेरियो वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला कि CMRR जो होता है ना उसका वो इतना आता है GM × REE, जहाँ पे REE का वैल्यू बहुत लार्ज होना चाहिए। और जो मिसमैच के केस में तो हमने देख ही लिया कि GM RC हमारा AD तो सेम ही होगा, लेकिन हमारा जो ACM है वो इतना होगा। जब हम उसको कैलकुलेट करते तो 2GM RE/ΔR, यहाँ पे 2GM × RE था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2GM RE/ΔR/RC। नाउ वी सी द व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ REE। ओके, RE या REE, अगर मैं REE को बढ़ाता हूँ तो मेरा AD पे तो कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है RE का, क्योंकि हमने देखा था कि डिफरेंशियल वाले केस में RE से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, उसकी वजह से डिफरेंशियल जो गेन आया था उसकी टर्म्स में भी हमारा RE का कोई ऐसा टर्म आया नहीं है, तो देयर वुड बी नो इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंशियल गेन। हमारा ACM जो होता है, अगर हम RE को बढ़ाएंगे तो हमारा ACM घटेगा और CMRR बढ़ेगा, और जब RE को घटाएंगे तो CMRR घटता है। तो अगर हमें लार्ज CMRR चाहिए तो उसके लिए हमें RE का वैल्यू लार्ज चाहिए। दिस इज द केस। नाउ the differential amplifier using the MOSFETs, सेम सिनेरियो। यहाँ पे क्या होता है, बस ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, इसलिए इसको VGS1, यहाँ पे मैंने मान लो VG1 अप्लाई किया, यहाँ पे VG2 अप्लाई किया। करंट फ्लोइंग, बाइसिंग करंट जो फ्लो हो रहा है वो IQ फ्लो हो रहा है, मान लो मैंने यहाँ पे -VSS ले लिया, दैट आई कैन टेक VD1 VD2 ID1 ID2 VDD। दो मैच्ड मोस को यूज किया है यहाँ पे, M1 और M2 को, ठीक है। बाइसिंग करंट IQ है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर कपलिंग कैपेसिटर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। VG1 और VG2 को मैं पहले 0 मानता हूँ, तो मोस इसमें बस एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि अगर मेरा VG1 और VG2 0 भी हो जाए तब भी मेरे जो मोस है वो क्या होने चाहिए। अब हमने करंट, ये इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने करंट सोर्स से ही बाइसिंग क्यों कर रहे हैं, कि मान लो अगर मैं VG1 और VG2 को अगर मैं 0 रख दूँ, उस केस में भी मेरे M1 और M2 है ना वो सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करने चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जब मेरा IQ इनसे कंसिस्टेंटली मैं करंट फ्लो करवा रहा
हूँ, तो वो करंट फ्लो करा रहा हूँ, इसलिए मैं करंट से इसको बाइस कर रहा हूँ. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर. ऑपरेशन विद द कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज. मैं कॉमन मोड के साथ इसका ऑपरेशन देखता हूँ कि किस तरीके से कॉमन मोड के साथ ये काम करता है. तो जब मैंने दोनों को Vg1 और Vg2 मैंने इस तरीके से दिया, तो मैंने देखा कि दोनों से सेम करंट फ्लो हो जाएगा, करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, IQ/2 IQ/2 ID1. तो मैंने मान लिया कि Vg1 Vg2 VCM है. तो Vs का वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, VCM माइनस VGS. तो ID का अगर मैं वैल्यू देखूँ तो ID का वैल्यू मेरा IQ/2 है, इक्वल टू हाफ KN W/L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर. नाउ दिस VGS माइनस VT को हम लिखते हैं ओवर ड्राइव वोल्टेज VOV करस्पॉन्डिंग टू IQ/2. ओके, जब दोनों से मतलब मैच्ड कंडीशन में दोनों से IQ/2 करंट फ्लो हो रही है, तब ओवर ड्राइव वोल्टेज की वैल्यू होती है VOV. तो मैं यहाँ से अगर IQ/2 रखूँ और VOV का वैल्यू निकालूँ तो IQ के टर्म्स में इतना आ जाता है. और जब मेरे को एक बार VOV का वैल्यू मिल गया तो मैं VD1 का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ. VD1 इज इक्वल टू हाफ RD/IQ. VD2 का वैल्यू कितना, VD1 माइनस VD2 करूँगा तो 0. इसका मतलब क्या होगा, कॉमन वर्ड को इसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है. नाउ जो हमारा कॉमन मोड था, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि कॉमन मोड का वैल्यू चलो कुछ भी रख देंगे, कुछ भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं. अगर हम इस ट्रांजिस्टर है उसको इवन IQ करंट के लिए सैचुरेशन में रखना है, तो हमें VCM जो होता है ना उसको एक पर्टिकुलर रेंज में ही रखना पड़ता है. ठीक है, तो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट VCM मैक्स. हमें पता है कि सैचुरेशन रीजन में अगर मुझे रखना है तो VD शुड बी ग्रेटर देन VS. VD का वैल्यू कितना है मेरा, VDD माइनस हाफ RD इंटू IQ शुड बी ग्रेटर देन. VD का वैल्यू मुझे पता है, VD ये इनपुट वोल्टेज वाला VD है. ठीक है, सॉरी VS का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, नो ये ड्रेन वाला ही VD है. ठीक है, उसका मैंने VDD माइनस हाफ RD/IQ लिख दिया. दैट शुड बी ग्रेटर देन VS का वैल्यू वी नो कि VCM माइनस VT होता है. VS ये वाला वोल्टेज कितना हो जाएगा, दिस VCM माइनस VGS. तो जब मैं VCM माइनस VT ये वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पे, ये VS का वैल्यू है. So from here we can easily calculate what is the maximum value of VCM. इतना आ रहा है. और यहाँ से हम आराम से मिनिमम लेवल ऑफ V मिनिमम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. टू इंश्योर दैट देर इज ए सफिशिएंट वोल्टेज अक्रॉस द IQ फॉर इट्स प्रॉपर ऑपरेशन. ठीक है, एक प्रॉपर ऑपरेशन के लिए एक सफिशिएंट वोल्टेज होना बहुत ज़रूरी है IQ जो करंट सोर्स है उसके अक्रॉस में. तो लेट्स सी व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस करंट सोर्स. VQ इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ VS माइनस VSS. तो मैं लिख सकता हूँ कि जो VS है उसको मैं लिख सकता हूँ VCM माइनस VGS प्लस VSS. मुझे पता है कि VOV का वैल्यू कितना होता है, VGS माइनस VT. VGS का वैल्यू कितना हो जाएगा, VOT प्लस VT. जब मैं इसको पुट करता हूँ इसमें तो मेरे को VC मिनिमम का वैल्यू इतना मिल जाता है. सो फॉर प्रॉपर ऑपरेशन दीज VC जो होना चाहिए ना VCM हमारा, वो VC मिनिमम और VC मैक्सिमम के बीच में ही होना चाहिए. ठीक है, VQ हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज दैट इज रिक्वायर्ड एट द IQ. Okay, now we will be discussing operation with the differential input. Operation with the differential input. Okay, so let's see the operation with the differential input कि how this differential amplifier operates. तो यहाँ भी हमारा प्रोसीजर बहुत ही वही सिंपल वाला ही रहता है कि हम इस तरीके से KVL लिखा मैंने, और मैं यहाँ से क्या करूँगा, VS का वैल्यू लिख लूँगा जो कितना आ रहा है VD माइनस VGS में. और मैंने अगर इधर से VS का वैल्यू लिखता हूँ तो वो मेरा कितना आता है 0 माइनस VS. तो VS का वैल्यू मेरा माइनस VGS2 आ जाता है. तो यहाँ से आई कैन क्लियरली सी दैट कि जो इस ये है M2 जो है, जिसको मैं M2 कह रहा हूँ और इस वाले को मैं M1 कह रहा हूँ. ठीक है, तो जो मेरा M2 है वो तो ऑफ हो गया. द सिमिलर केस वी हैव सीन इन द BJT ऑल्सो. So in this particular scenario, our M2 becomes off and M1 is on. So the entire current IQ is flowing through the M1. Okay. So the entire current IQ is flowing through the M1. So ID1 is equal to IQ and ID2 is equal to 0.
So VD1 I can easily calculate VDD minus IQ into RD, and VD2 is equal to VDD. So VD2 minus VD1 is equal to IQ into RD. VI1 minus VI2 is equal to VD. Similarly when, और यही केस हो जाएगा अगर हमने मान लो इनपुट जो है वो M2 पे अप्लाई किया और हमारा जो M1 पे हमने कम इनपुट दिया, तो उस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा काइंड ऑफ, ठीक है। और इसको हम फर्दर एनालाइज करते हैं तो वी कैन से, वी नो दैट आई क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि करंट M1 से पूरा फ्लो रहा है, तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ VGS1 हेयर करस्पॉन्डिंग टू द आई क्यू व्हेन ओनली द वन मोस इज ऑपरेटिंग एंड अनदर मोस इज इन ऑफ स्टेट। तो आई क्यू इज इक्वल टू हाफ के डैश डब्ल्यू बाई एल VGS1 माइनस वी टी होल स्क्वायर। VGS1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VT प्लस का अंडर रूट 2 VOV ओवर ड्राइव वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू आई क्यू बाई 2। सो इनपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, VD मैक्स इज इक्वल टू व्हेन द एंटायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सिंगल ट्रांजिस्टर, तो हमारा VD मैक्स हो जाएगा, VD मैक्स का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, VGS1 प्लस VS। और मुझे पता है कि मैंने VGS1 जो है उसका वैल्यू तो ये है VT माइनस अंडर रूट में 2V। तो अगर मैं ये लिखता हूँ कि VT प्लस अंडर रूट में 2V माइनस VT, तो मेरा वोल्ट, क्योंकि VS तो मेरा VT है ना काइंड ऑफ नियरली, तो ये मेरा अंडर रूट 2V आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिंपली कि जिस तरीके से हमने हमारा जो लीनियर रेंज है वो ना, क्योंकि हमने मोस में देखो, मोस में मेरा क्या है, जब मेरा इनपुट वोल्टेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, V1 माइनस V2 जब बहुत ज़्यादा है तो मेरा जो ID1 है वो नियरली IQ फ्लो हो रहा है और ID2 मेरा नियरली 0 फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जब मेरा डिफरेंशियल इनपुट बहुत कम है तो उस केस में मेरा ID2 है वो IQ फ्लो हो रहा है और ID1 जो है ना मेरा वो 0 फ्लो हो रहा है, ठीक है। और जब मेरा V1 इज इक्वल टू V2 है तो मेरा कितना फ्लो हो रहा है, IQ बाई 2, ओके, ठीक है। IQ बाई 2 फ्लो होगा मेरा जब V1 इज इक्वल टू V2 है। और जो ये मेरा लीनियर रेंज है वो कितना है, मेरा लीनियर रेंज जिसमें ऑपरेट कर रहा है वो है मेरा माइनस अंडर रूट 2 V से रूट 2 V तक, ओके। और मैं आउटपुट को भी इसके टर्म्स में आराम से लिख सकता हूँ कि जब मेरा V1 बहुत बहुत बड़ा है तब मेरा जो क्योंकि मेरा एंटायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द मोस 1, सो मेरा आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, मेरा VDD माइनस RD इंटू IQ, और मेरा V02 कितना हो जाएगा, VD2, एंड यहाँ पे वाइस वर्सा, ओके। अब हम स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन करके देखते हैं फॉर द डिफरेंट प्रैक्टिकल केस। प्रैक्टिकल केस में VG1 कितना हो जाएगा हमारा कॉमन मोड प्लस VD बाई 2, और VG2 कितना हो जाएगा VCM माइनस VD बाई 2। व्हेन आई सी दीज सिचुएशंस VD बाई 2 माइनस VD बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, वर्चुअल ग्राउंड है, ठीक है, GM इंटू VG1 R0, ये RD है और ये है, ठीक है। तो यहाँ मेरा कितना है, VD बाई 2 है, यहाँ पर कितना मेरा माइनस VD बाई 2 है। और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, वर्चुअल ग्राउंड वाला केस है, ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंड वाला केस है, व्हेन आई सोल्ड इट तो मेरे को VG1 का V01 का वैल्यू मेरे को इतना मिला और V02 का वैल्यू मेरे को इतना मिल रहा है। और अगर मैं R0 को भी कंसिडर करता हूँ जो कि यहाँ से यहाँ आएगा आई थिंक, ठीक है, तो फिर मेरा जो V01 है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जहाँ पे RD है उसकी जगह RD पैरेलल R0 आ जाएगा, दैट्स इट। नाउ अगर मैं आउटपुट डिफरेंशियली लेता हूँ तो मेरा V0 कितना होगा, V01 माइनस V02, और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा माइनस GM RD VD1 माइनस VD2, तो VD1 माइनस VD2 कितना हो जाएगा, VD बाई 2 माइनस VD बाई 2, ओके। सो AD कितना हो जाएगा मेरा V01 माइनस V02 अपॉन VD1 माइनस VD2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का GM इंटू RD, ओके। तो AD का वैल्यू मेरा कितना हो गया, AD इज इक्वल टू माइनस GM RD पैरेलल RL, अगर मैं R0 को भी कंसिडर करता। सेकेंड सिनेरियो में क्या करता हूँ कि मान लो मैं आउटपुट जो है वो सिंगल एंडेडली लेता हूँ, तो मेरा जो V01 अपॉन VD, तो आउटपुट मेरा सिंगल एंडेडली और इनपुट तो मेरा दोनों एंड पे लगा हुआ है, तो वो आएगा। तो AD का वैल्यू जो गेन होगा ना मेरा वो GM RD बाई 2 आ जाएगा, मतलब हाफ ऑफ द बैलेंस्ड आउटपुट का आएगा, ठीक है। ये अब हम क्या करते हैं, फाइंड
वैल्यू ऑफ जी एम यूजिंग द डी सी एनालिसिस। तो डी सी एनालिसिस को यूज करते हुए हम जी एम का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वी नो दैट 2 अपॉन वी जी एस माइनस वी टी, ये होता है जी एम, या फिर मैं इसको म्यू एन सी यू एक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी ये भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज दैट जो ए सी पैरामीटर्स हैं जैसे कि जी एम हो गया या फिर आर पाई होता है या आर ई होता है, वो उनका वैल्यू हमें कहाँ से मिलता है, डी सी एनालिसिस से। तो अगर मैं डी सी एनालिसिस से मैं जी एम का वैल्यू फाइंड कर लूँगा और फिर मैं जी एम का एक बार मेरा वैल्यू फाइंड होगा व्हेन आउटपुट इज टेकन डिफरेंशियली, तो मेरा ID1 ID2 का वैल्यू IQ/2 होता है, तो मैं GM का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा IQ/V वो V। और अगर मैं डिफरेंशियली नहीं भी लेता हूँ, सिंगल हैंडेड लेता हूँ, तो भी मेरा GM का वैल्यू तो वही रहेगा। अब मैं कॉमन मोड के लिए इसका एनालिसिस करता हूँ। तो कॉमन मोड में मेरा VCM दोनों जगह सेम दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे RS को हम कंसिडर करते हैं, तो इसका स्मॉल सिग्नल बनाया तो ऐसा हो गया, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या RSS का इम्पैक्ट पड़ता है कॉमन मोड पे, दैट वी आर गोइंग टू सी इवेंचुअली। तो यहाँ से अगर मैं VS का वैल्यू लिखता हूँ तो मैं आराम से लिख सकता हूँ कि करंट गोइंग थ्रू इट विच इज 2IS मल्टीप्लाइड बाई RSS, और IS का वैल्यू मेरा कितना है विच इज GM इंटू VGS। तो मेरा VS का वैल्यू सिंपली ये आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं VGS, तो मुझे पता है VCM माइनस VS है, तो VGS का वैल्यू कितना हो गया, VCM माइनस VS का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ से मैं VGS का वैल्यू ये फाइंड कर लिया, ठीक है। जब मैंने VGS का वैल्यू ये फाइंड कर लिया तो मैं लिख सकता हूँ V01 का वैल्यू मेरा कितना इतना है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू V02। तो मैं VGS का वैल्यू इसमें यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरा V01 अपॉन VCM दैट वुड ऑल्सो भी इक्वल टू V02 अपॉन VCM, उसका वैल्यू इतना आएगा। अब अगर मैं ऊपर नीचे GM से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा ना वो आएगा माइनस ऑफ, ऊपर बचेगा मेरा RD अपॉन 1 अपॉन GM आएगा, जिसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, अपॉन 2RSS, नियरली इतना हो जाएगा, ठीक है। कॉमन मोड गेन व्हेन द आउटपुट इज टेकन सिंगल हैंडेडली, क्वेश्चन नंबर 1। तो ACM इज इक्वल टू कितना होगा, V01 अपॉन VCM, तो ये हो गया, ठीक है। तो माइनस का RD अपॉन 2RSS, तो AD इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, गेन इतना था। जब मैं सिंगल हैंडेड वाले की बात कर रहा हूँ अभी, तो ACM का वैल्यू मेरा इतना आ रहा है और AD का वैल्यू मेरा इतना था ही, तो मेरा CMRR का वैल्यू कितना हो जाएगा, GM इंटू RSS। लेकिन अगर मेरा केस ऐसा हो कि जहाँ पे मेरा आइडियल करंट सोर्स हो, जिसका कि जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है, जो उसके अक्रॉस इम्पिडेंस होता है वो इन्फाइनाइट होता है, तो आई कैन सेफली से दैट माई CMRR वुड कम एज इन इन्फाइनाइट। कॉमन मोड गेन व्हेन आउटपुट इज टेकन डिफरेंशियली, तो ACM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V02 माइनस V01 अपॉन VCM इज इक्वल टू 0। AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, GM इंटू RT, CMRR कितना हो जाएगा, AD अपॉन ACM इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ RD मिसमैच, कि RD मिसमैच का कॉमन मोड गेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो हमने पहले भी देखा था BJT वाले केस में। ACM का वैल्यू इतना आएगा, माइनस का डेल्टा RD, ये डिफरेंशियल गेन है बेसिकली, V02 माइनस अपॉन VCM, तो माइनस डेल्टा RD अपॉन RSS। तो मैं CMRR कैलकुलेट करूँगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी करंट मिरर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।